प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बायोलॉजी में नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और चैप्टर का जो नाम है वो है मानव के संवेदी अंग, जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। सेंसरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन अर्थात सेंस ऑर्गन। तो हमने पिछली क्लासेज में पढ़ा है, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में बाह्य वातावरणीय उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के ऑर्गन होते हैं। उन ऑर्गन्स को हम संवेदी अंग कहते हैं, जिन्हें हम सामान्यतः ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। ज्ञानेंद्रियां अर्थात जो हमें बाह्य उद्दीपन का ज्ञान कराती हैं, ऐसी इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। और बाह्य उद्दीपन अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई स्मेल है, ताप, दाग या प्रकाश या कोई ध्वनि तरंगें आदि सभी जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं वो सभी उद्दीपन होते हैं। बाह्य वातावरण में उद्दीपन है और उन उद्दीपनों को कोई भी जीवित प्राणी जो है वो महसूस करता है, और वो जो महसूस करने के लिए उसके शरीर में जो ऑर्गन्स होते हैं जो उन्हें उन उद्दीपनों का ज्ञान कराते हैं, वो सभी संवेदी अंग कहलाते हैं। और इसके लिए इनकी मदद तंत्रिका तंत्र मिलकर करता है। जैसा हमने पिछले चैप्टर में मानव तंत्रिका तंत्र में पढ़ा था, किस प्रकार तंत्रिकाएं जो कि धागे के समान कोशिकाएं होती हैं, सूचनाओं का संचारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर करती हैं। अर्थात हमने तंत्रिका तंत्र के लास्ट वाले भाग में हमने पढ़ा था कि प्रतिवर्ती क्रिया चाप किस प्रकार से हमें बाह्य उद्दीपन का ज्ञान कराता है। ध्यान है आपको, प्रतिवर्ती क्रिया चाप जब हमने पढ़ा था तो वो मेरु रज्जु के द्वारा किस प्रकार से जो सूचनाएं होती हैं आवेगों के रूप में, उनको संवेदी अंग से मेरु रज्जु और मेरु रज्जु से चालक तंत्रिका के द्वारा किस प्रकार कार्यकारी अंगों तक सूचनाएं जाती हैं, और हमें उस बाह्य उद्दीपन का आभास होता है, हमें उसका ज्ञान होता है। और उन्हीं ऑर्गन्स को, जो ऑर्गन्स यहाँ पर प्रतिक्रिया दर्शाते हैं, इस तंत्रिका तंत्र की हेल्प से हमें ज्ञान कराते हैं उन संवेदनाओं का जो बाह्य वातावरण में उद्दीपन के रूप में घूम रही हैं। क्योंकि आप जानते हैं, बिना संवेदना के, बिना सेंस के व्यक्ति जो है निर्जीव के समान गुण प्रदर्शित करता है। कोई भी चीज है जिसमें सेंस नहीं होते हैं, नॉन सेंस जिसको कह सकते हैं हम, यानी वो एक प्रकार से निर्जीव की तरह व्यवहार करती है। जबकि हम जानते हैं, हम सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं, तो सजीवों में सेंसरी ऑर्गन होते हैं। शुरू से अगर हम अमीबा से लेकर और मैमेलिया तक बात करें तो इनका जो डेवलपमेंट है वो जटिलता की ओर जा रहा है। अमीबा की बात करें तो अमीबा में भी हमने पढ़ा था 11वीं क्लास में कि उसमें स्पर्श के लिए, उसमें केमिकल्स को, उसमें प्रकाश के लिए, उसमें विभिन्न प्रकार के जो बाह्य उद्दीपन है उसके लिए उसकी जो त्वचा है वो त्वचा ही क्या करती है, उसको ग्रहण करने के लिए कार्य करती है। तो त्वचा ही उसकी देखा जाए तो वो संवेदी अंग का कार्य करती है। तो वो एक अल्प प्रकार का, अल्प विकसित संवेदी अंगों वाला, यानी एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, चूंकि सबसे आदिम जीवों का जो है संघ है,
जिसके अंदर हम पढ़ते हैं अमीबा को, प्रोटोजोआ अर्थात फर्स्ट एनिमल। लेकिन यहां हम किसकी बात करेंगे? मानव की बात करेंगे। तो मानव के अंदर वो कौन कौन से संवेदी अंग हैं जिनके द्वारा हम बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं और उनको हम महसूस करते हैं। तो यहाँ हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर प्रमुख रूप से हम आंख के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो है जो ईयर है यानी कान है उसकी पूरी डिटेल से हम यहाँ पर पढ़ेंगे और अन्य जो संवेदी अंग है उनके बारे में भी हम जो है संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संवेदी अंग है क्या। तो परिभाषा क्या होती है संवेदी अंग की? तो सबसे पहले परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है बेटा, ध्यान रखना हमें कॉमन सेंस से, क्योंकि हम जानते हैं हम सबसे ज्यादा विकसित संवेदी अंग वाले प्राणी हैं। मैमेलियंस में सबसे ज्यादा विकसित और जटिल प्रकार के संवेदी अंग है। अगर हम इन्वर्टिब्रेट की बात करें अर्थात अकशेरुकी प्राणियों की बात करें तो उसमें हमने पढ़ा था कीट वर्ग अर्थात इंसेक्टा वर्ग के जो प्राणी हैं उनमें संवेदी अंग सबसे ज्यादा विकसित और यानी तीव्रता से उन्हें मैसेज का आभास कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। तो मानव के अंदर जब संवेदी अंगों की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है कि बड़ा जटिल तंत्र होगा। हर एक चीज के अंदर हम बात करेंगे, प्रत्येक ऑर्गन जो है बड़ी जटिलता से बना हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले संवेदी अंग की परिभाषा क्या होगी कि वातावरणीय बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए शरीर में उपस्थित ऑर्गन संवेदी अंग कहलाते हैं, या शरीर के वे अंग जो बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं। राइट। तो लिखते हैं मानव शरीर में उपस्थित वे अंग जो बाह्य वातावरणीय उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं संवेदी अंग कहलाते हैं। संवेदी अंग अर्थात सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग संवेदी अंग कहलाते हैं। संवेदी अंग कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं? संवेदी अंग कहलाते हैं। तो संवेदना क्या है? जो बाह्य उद्दीपन होते हैं उन्हीं को हम संवेदना कहते हैं। कई बार हमने सुना होगा अरे ये तो जो है एक प्रकार से निर्जीव की तरह है, इसमें कोई इसको किसी प्रकार का असर नहीं होता है किसी भी बाह्य उद्दीपन का। तो वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो लेजी प्रकार का प्राणी है, उसमें सेंसरी ऑर्गन जो है काम कम कर रहे हैं। तो वो कोई भी प्राणी हो, प्रकृति में बहुत सारे प्राणी हैं जो जितनी जल्दी बाह्य उद्दीपन को महसूस करता है और उसके प्रति रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसके संवेदी अंग ज्यादा विकसित हैं। जैसे हमने बात की कि आर्थ्रोपोड्स हैं तो उनमें बड़ी कंपाउंड आई होती है, आंखें होती हैं। हम सभी जानते हैं आर्थ्रोपोड्स में चाहे वो मक्खी हो, मच्छर हो, कॉकरोच हो, तमाम तरह के जो इंसेक्ट हैं उनका एक लाक्षणिक गुण है कि उनमें कंपाउंड आई होती है, एक जोड़ी यानी संयुक्त
नेत्र पाए जाते हैं, और वो नेत्र हमने देखा कि छोटे छोटे सरल नेत्रों से मिलकर बनते हैं, और वो उन्हें तेजी से जो है प्रतिबिंब का ज्ञान कराते हैं। तो उन्हें बहुत तेजी से जो है आभास हो जाता है किसी भी बाह्य उद्दीपन की जब हम बात करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस उद्दीपन जो है, संवेदी अंग जो हैं, वो संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। इन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं, ध्यान रखना, ज्ञानेंद्रियां, इन्हें ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में हम इनको ज्ञानेंद्रियां अर्थात वे इंद्रियां, जैसे आपने सुना होगा प्राचीन काल में हमारे जो ऋषि मुनि थे वो अपनी इंद्रियों को सक्रिय बनाने के लिए, या यूं कह लीजिए उनको जागृत करने के लिए, एक्टिव करने के लिए योग, ध्यान और मेडिटेशन करते थे। और आज भी वो चीज प्रासंगिक है। जब हम देख रहे हैं आज कोरोना काल के समय कि लोग जो है मेडिटेशन करके अपना जो है आत्मबल और अपनी जो अंदर का कॉन्फिडेंस है, शरीर के अंदर जो श्वास प्रश्वास प्रणाली है, प्राणायाम के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उसको मजबूत कर रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे सेंस ऑर्गन जो हैं वो ज्यादा सक्रिय होंगे, चाहे वो कान हो, चाहे नाक हो, चाहे जीभ हो, त्वचा हो, ये सभी जो है ज्ञानेंद्रियां हैं। और ये इंद्रियां जिनको हम कह रहे हैं ज्ञान प्लस इंद्रियां, अगर हम शब्द की बात करें तो ज्ञान प्लस इंद्रियां, अर्थात यहां इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं, ज्ञान प्लस इंद्रियां, राइट, अर्थात वे इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो ज्ञान प्राप्त से मतलब यहां हम बायोलॉजी के हिसाब से अगर समझें तो ज्ञान का मतलब यहां पर बाह्य उद्दीपन जो वातावरण में चल रहे हैं उन्हीं का ज्ञान जो है कराया जा रहा है। चाहे वो प्रकाश और उजाले की बात करें, हम अंधकार और उजाले की बात करें, चाहे हम गंध की बात करें, चाहे हम ठंड प्रकाश, ठंड गर्मी, या जो है हम ध्वनि तरंगों की बात करें, तो वो सभी बाह्य उद्दीपन एक प्रकार से ज्ञान है जो व्यक्ति को आभास कराएंगे, किसके द्वारा, इन इंद्रियों के द्वारा, इसलिए इन्हें ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम आगे बात करें तो मानव में हम बात कर रहे हैं, चूंकि मानव की बात कर रहे हैं, मानव में मुख्यतः एग्जाम्पल की जब हम बात करें ज्ञानेंद्रियों की, तो आपको पता है कि मानव के अंदर 5 मुख्य जो है इंद्रियां होती हैं। मानव में मुख्यतः निम्न ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं भाई? तो यहां पर अपन एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल से आपको सारी चीजें समझ में आएगी। यहां एक टेबल बनाते हैं। तो अभी तक हमने इतना समझा कि मानव शरीर में उपस्थित वे अंग, मानव शरीर में उपस्थित वे अंग, ध्यान रखना अंगों की बात कर रहे हैं, और वो खास प्रकार के अंग जो वातावरणीय उद्दीपनों को हमें ग्रहण कराते हैं, यही जो है संवेदी अंग कहलाते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स, या जिन्हें सेंस ऑर्गन कहते हैं। और दूसरे शब्दों में कहें यानी संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले। तो संवेदना वास्तव में है क्या? संवेदना वही बाह्य उद्दीपन है वातावरणीय, इन्हीं को संवेदना कहते हैं। तो ये संवेदी अंग कहलाते हैं, और इन्हें हम इंद्रियां भी कहते हैं सामान्य भाषा में, अर्थात वे इंद्रियां जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्लस इंद्रियां, और मानव में मुख्यतः निम्न प्रकार की। तो अब हम बात करते हैं आखिर कौन कौन सी इंद्रियां मानव के अंदर पाई जाती हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं आंख। इसको हम कहते हैं जो आंख होती है, आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये सब जो है हमारे क्या है, ज्ञानेंद्रियां हैं। तो आंख को जो है हम, ये प्रकाश और अंधकार के प्रति क्या होती है, प्रकाश और अंधकार के प्रति क्या होती है, संवेदी होती है। तो इसको जो है हम
यानी ये हमें इससे हमें देखिए यहां पर आप बात करें तो अपन इसको ऐसे लेते हैं। सबसे पहले आंख हमें किस प्रकार ज्ञान कराती है? देखकर। क्या कराती है? देख कर देखकर ज्ञान कराती है। तो यहां पर जब देखकर ज्ञान कराती है तो इससे हम इस इंद्रिय को नाम देते हैं हम दर्शन इंद्रियां। दर्शनेंद्रियां। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए कि आंख जो है हमारी वो देखकर जो है हमें ज्ञान कराती है और ये दर्शनेंद्रियां कहलाती है। इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रकाश संवेदी होती है। क्या होती है? प्रकाश संवेदी। प्रकाश संवेदी अर्थात प्रकाश के प्रति संवेदी। तो यहां पर एक टेबल जो बनेगी उसमें आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, तो ये बहुत जरूरी है इस टेबल को समझना। दूसरा हम बात करते हैं कान। तो कान जो है वो क्या करता है? सुनकर। किससे? सुनकर हमें आभास कराता है। तो सुनेगा क्या? ध्वनि को सुनेगा। ठीक है, तो ध्वनि के प्रति संवेदी हुआ। संवेदी किसके प्रति रहा? ध्वनि के प्रति। देख सुनकर ये कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं श्रवणेंद्रियां। स्वर्णेंद्रियां, राइट, स्वर्णेंद्रियां। तो ये क्या है? ध्वनि के प्रति संवेदी। ध्वनि के प्रति संवेदी। तीसरी जब हम बात करते हैं तो त्वचा क्या करेगी? छूकर। कैसे एहसास? छूकर हमें महसूस कराएगी त्वचा। बाह्य उद्दीपनों का ज्ञान छूकर कराएगी। और इसे हम क्या कहते हैं? त्वचा को हम कहते हैं स्पर्शेंद्रियां। तो ये स्पर्शेंद्रियां हो गई। किसके द्वारा ज्ञान करा रही है? ये छूकर करा रही है, लेकिन किसके प्रति संवेदी है? ये जब हम बात कर रहे हैं तो ताप, दाब, के प्रति संवेदी। चौथी अगर हम बात करें तो जिह्वा, जिसे जीभ कहते हैं हम। टंग होती है। चक्कर कैसे करेगी? चख कर। तो चक्कर हम जो है जीभ से बाह्य उद्दीपन का ज्ञान करते हैं। तो जीभ के अंदर टेस्ट बड होती है और वो हमें स्वाद का ज्ञान कराती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? जिह्वा को हम क्या नाम देंगे? बताइए कौन सी इंद्रियां होंगी जिह्वा? भाई स्वाद का ज्ञान करा रही है, तो स्वाद का ज्ञान जो कराती है उन्हें हम क्या कहते हैं? नाम से ही समझिए, स्वादेंद्रियां। स्वादेंद्रियां, राइट, स्वादेंद्रियां। स्वाद के प्रति, ठीक है, स्वाद के प्रति संवेदी। बात समझ में आ गई। नंबर 5वीं बात करें अब कौन सी रहेगी? कान आ गई, आंख, कान, त्वचा, जीभ। अब क्या रह गया? एक इंद्रिय और रह गई जो है हमारी क्या? नाक। वेरी गुड, नाक। तो नाक जो है जिसे हम जो क्या करती है? नाक जो है हमें गंध का ज्ञान कराती है। किसका ज्ञान कराती है? गंध का। तो किसके प्रति संवेदी है? गंध के प्रति। गंध के प्रति संवेदी है। तो सूंघ कर ज्ञान कैसे कराएगी? सूंघ कर
राइट। इसे हम क्या कहेंगे? घ्राण, घ्राणेंद्रियां, घ्राणेंद्रियां, घ्राणेंद्रियां। ध्यान है आपको, अपन ने मस्तिष्क के अंदर पढ़ा था घ्राण पालियां होती है। क्या होती है? घ्राण पालियां। और वो घ्राण पालियां जो है मस्तिष्क के अंदर, वहां से जो घ्राण तंत्रिकाएं निकलती हैं और वो नाक के अंदर जाती हैं, और नाक जो है हमारी बाह्य उद्दीपन को सूंघकर, अर्थात ये गंध के प्रति संवेदी होती है। किस प्रकार की गंध है, अच्छी है, बुरी है, ठीक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसका हमें ज्ञान हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं मानव के अंदर, और बहुत ही विकसित प्रकार की हैं। ठीक है, ये ऑर्गन हो गया, अंग जिसको अपन नाम दिया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये इसकी कार्य प्रणाली है, कार्य। ठीक है, ये संवेदी है, किसके प्रति संवेदी है? तो ये आप समझ सकते हैं, जो टेबल हमने बनाई है इसको एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। यहां से क्वेश्चन बनेगा बेटा, एक क्वेश्चन बन सकता है, छोटा क्वेश्चन आता है, चाहे वो आगे के आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहां भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और यहाँ तो अपने बोर्ड में क्वेश्चन छोटा बनेगा ही बनेगा। क्या है कि आपसे कोई भी ऑर्गन पूछ लेगा और उसके बारे में, इंद्री कौन सी है ये, या किस प्रकार, किसके लिए ये संवेदी है, या ये कौन सा कार्य करके हमें आभास कराती है बाह्य उद्दीपन को। तो बहुत ही सिंपल है, हमने 4 कॉलमों में इन सभी के बारे में लिखा है। पहले बात तो ऑर्गन है कि आंख है, एक ऑर्गन है, कार्य क्या करती है? ये देखती है, हमें दिखाती है देखकर। इंद्री कौन सी हो जाएगी जब हम इंद्री की बात करते हैं? क्योंकि हमने कहा वही ऑर्गन जो उद्दीपन का ज्ञान कराते हैं इंद्री कहलाते हैं। तो आंख जो है वो कौन सी इंद्री हो गई? दर्शनेंद्रियां, क्योंकि दर्श कराती है, हमें दर्शन कराती है। किसके प्रति संवेदी है? प्रकाश और अंधकार के। भाई प्रकाश और अंधकार का ज्ञान जो है हमें आंखों से ही होगा। मान लीजिए अगर किसी की आंखें ही काम नहीं कर रही हैं तो वो कैसे बता पाएगा कि अब दिन है या रात है या अंधेरा है या उजाला है? हमें प्रतिबिंब तभी दिखाई देगा जब हम उजाले से आंख, उस पर प्रकाश जो है किरणें पड़ती हैं और हमारी रेटिना पर आंख के अंदर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्रकाश के प्रति संवेदी, राइट। इसी प्रकार कान की बात करें तो ये कान ऑर्गन है, एक हमारे शरीर का कार्य करता है सुनने का। और इंद्रियां कौन सी हो गई? स्वर्णेंद्रियां, ध्वनि के प्रति संवेदी, जो हमारे कानों के अंदर जो कंपन जाते हैं, या यूं कह लीजिए कि जो वातावरण में ध्वनियां गूंज रही है, ठीक है, आपके कानों में, मैं जो बोल रहा हूं आवाज वो आपको सुनाई दे रही है, तो वो किसके प्रति? कान के प्रति संवेदी है वो, और कान के द्वारा ही आपको उसका ज्ञान हो रहा है। आप सोचिए अगर कानों को हम बंद कर देंगे तो सुनाई देना बंद हो जाएगा। आंखें या त्वचा ये काम नहीं कर सकती। तो हर एक इंद्री का अपना अलग कार्य है। कान जो है सुनकर, स्वर्ण इंद्रियां और ध्वनि के प्रति संवेदी है, राइट। त्वचा की बात करें तो त्वचा छूकर स्पर्श कार्य कर रही है, स्पर्श इंद्रियां कहलाती है। और त्वचा जो है हमारी वो न सिर्फ कई चीजों के प्रति संवेदी होती है, जैसे ताप है, ठीक है, कोई भी चीज गर्म चीज है, या कोई दाग है, कोई चुभन है, दर्द है, आदि सब के प्रति संवेदी होती हैं। और भी बहुत सारे यहाँ पर अपन जो है उद्दीपन लिख सकते हैं। इसके बाद जीभ की बात करते हैं। जिह्वा जो है वो चक्कर यानी चाखने का काम होता है उसका, चखने का, और वो टेस्ट करती है, इसीलिए उसे स्वादेंद्रियां, राइट, स्वाद के प्रति संवेदी होती है। नाक जो है वो आप जानते हैं सूंघने का काम करती है, और उसे हम घ्राणेंद्रियां या गंध के प्रति संवेदी होती है। ये गंध के प्रति क्या होती है? संवेदी होती है। तो यहां तक हमने जो संवेदी अंग होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, और मानव में संवेदी अंग क्या है, परिभाषा क्या है, ये हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले आंख के बारे में स्टार्ट करेंगे कि दर्शन इंद्रियां क्या होती हैं और इनकी बनावट क्या है, इसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन पूरा विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर।
दर्शन इंद्रियां, इसको हम कहते हैं दृष्टि संवेदांग, दृष्टि संवेदांग, दृष्टि संवेदांग, और इसी को हम कहते हैं नेत्र। नेत्र अर्थात आंख। तो अब ये चीजें समझ में आ गई होगी आपको। तो यहां हम ह्यूमन आई की बात करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। तो सबसे पहले हम कुछ जनरल इंफॉर्मेशन यानी बाह्य संरचना की बात करेंगे। क्या होती है दर्शनेंद्रियां, दृष्टि संवेदांग भी कहते हैं इसे, और नेत्र या जो आंख होती है वो क्या है, उसके बारे में हम कितना जानते हैं आज हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बाह्य संरचना की बात करते हैं कि आखिर नेत्रों का क्या कार्य है, वो किस प्रकार से बनी हुई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहला पॉइंट हम बात करें कि जो नेत्र हैं वो क्या करते हैं। नेत्र देखकर प्रकाश व अंधकार का ज्ञान कराते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा बेटा? दूसरा पॉइंट ये होगा कि प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? प्रतिबिंब। शॉर्ट में लेंगे हम पॉइंट्स, ठीक है, वहां आपको पीडीएफ में पूरे जो है लिखा हुआ मिलेगा। यहां समझने के लिए अपन मुख्य पॉइंट लेंगे। तो प्रतिबिंब का निर्माण। अब हम बात करते हैं कि मानव के अंदर कितने नेत्र होते हैं? एक जोड़ी। मानव में एक जोड़ी नेत्र नासिका के दोनों पार्श्वों में कहां पर है पोजीशन? आपसे अगर नेत्र की पोजीशन पूछे तो आप बता सकते हैं ये तो देखो भाई हमारी नाक है और इसके दोनों तरफ दोनों पार्श्वों में, क्योंकि ये नाक जो है इसके दोनों पार्श्वों में क्या होते हैं? नेत्र स्थित होते हैं। एक जोड़ी नेत्र है नासिका के दोनों पार्श्वों में। और क्या बात है? और खास बात क्या होगी? प्रत्येक नेत्र जो है, प्रत्येक नेत्र आपको पता है नेत्र गोलक के अंदर बंद होता है। प्रत्येक नेत्र जो है अंडाकार शेप में नेत्र गोलकों के अंदर बंद होता है। और जो सबसे जरूरी चीज है, इसका लगभग यानी जो 4 भाग हैं वो तो अंदर धसे होते हैं, जबकि एक भाग जो है वो केवल हमें बाहर दिखाई देता है। तो नेत्र अंडाकार नेत्र गोलकों में सुरक्षित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम तो प्रत्येक नेत्र का 4/5 भाग, ये बहुत जरूरी है, कई बार पूछा जाता है। प्रत्येक नेत्र का 4/5 भाग नेत्र गोलक। अब ये नेत्र गोलक क्या है, ये भी समझने की बात है कि जो एक गड्ढा होता है, जो हमारे स्केलेटन के अंदर यानी ऑर्बिट होते हैं, उनके अंदर नेत्र जो है, नेत्र की जो गोल है, जो जिसको हम नेत्र कह रहे हैं, वो इसके अंदर धसा रहता है। तो नेत्र गोलकों में सुरक्षित रहते हैं, अर्थात ये यहां पर क्या सेफ रहते हैं। तो यहां लगभग 4/5 अर्थात ये कह सकते हैं हम
जो 5 भागों में से 4 जो भाग हैं वो नेत्र गोलक में धसे रहते हैं, नेत्र गोलक में धसे रहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, जबकि केवल 1/5 भाग बाहर दिखाई देता है, बाहर दिखाई देता है। तो ये चीज ध्यान रखने की बात है कि जो अधिकांश नेत्रों का जो भाग है वो नेत्र गोलक में धसा होता है, केवल कुछ भाग ही जो बाहर दिख रहा है, पलकों से बाहर जो हमें दिख रहा है वो जो है लगभग 1/5 भाग होता है। ठीक है, प्रत्येक नेत्र में क्या होते हैं, 2 पलक होती है, प्रत्येक नेत्र 2 पलकों से घिरा होता है, पलकों से घिरा रहता है, जो नेत्र की क्या करती है, नेत्र की सुरक्षा करती है, नेत्र की सुरक्षा करती हैं। ठीक है, पलकें होती हैं 2 और पलकों के किनारे पर, पलकों के किनारों पर बरौनी, पलकों के किनारे पर रोम, जिन्हें क्या कहते हैं, बरौनिया, बरौनिया, ध्यान रखना ये नाम जो है बरौनिया स्थित होती है। क्या काम करेंगे, ये धूल मिट्टी को जो है आंखों में जाने से बचाती हैं। हम जैसे बात करते हैं कि जो आंख होती है हमारी, उसमें दोनों तरफ क्या होती हैं, पलकें होती हैं, और ये पलकों के किनारे पर क्या होती हैं, ये जैसे पलक है तो इसके किनारे पर आप देखते हैं बाल होते हैं। ठीक है, रोम बाल होते हैं, तो ये जो रोम है इनको नाम दिया है बरौनिया। ठीक है, दोनों पलकों में किनारे पर होते हैं रोम, उन्हें बरौनिया कहते हैं, और ये धूल मिट्टी को जाने से रोकते हैं। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो नेत्र है, नेत्र की जो बाहर हमें दिखाई दे रहा है उस पर सबसे पतली रूपांतरित एपिडर्मिस होती है। नेत्र के बाहर रूपांतरित शरीर की सबसे पतली, यहां एक चीज ध्यान रखनी है आपको, शरीर की सबसे पतली एपिडर्मिस, नेत्र के बाहर रूपांतरित शरीर की सबसे पतली एपिडर्मिस क्या कहलाती है, कंजक्टिवा कहलाती है, कंजक्टिवा कहलाती है। जो कि पारदर्शी है, कैसी है, पारदर्शी, पारदर्शी। तो यहां से एक पॉइंट ये याद रखना है बेटा कि नेत्र के बाहर जो है ये शरीर की सबसे पतली है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जाए शरीर की सबसे पतली एपिडर्मिस कहाँ है, एपिडर्मिस हमारे शरीर में बहुत सी जगह है, हमने पढ़ा है टिश्यूओं के अंदर, 11वीं क्लास में भी हमने पढ़ा था कि एपिडर्मिस हमारे शरीर में, पूरे शरीर में बहुत सारी जगह है। लेकिन आंख की जो लेंस यानी जो हमारा जो नेत्र है, नेत्र का जो बाहर की तरफ जो भाग दिख रहा है उस पर बहुत पतली, बहुत थिन लेयर जो है एपिडर्मिस होती है, उसको कंजक्टिवा कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजक्टिवा, राइट। तो एक तो ये याद रखना है बेटा कंजक्टिवा क्या होती है। कंजक्टिवा पारदर्शी, हमारी जो नेत्र है उसके बाहर की तरफ रूपांतरित एपिडर्मिस है। ये देखो हमारे शरीर पे ये भी एपिडर्मिस है, ठीक है, जिसको हम रोमिल एपिडर्मिस कहते हैं, रोम होते हैं। लेकिन आंख के ऊपर जो है वो बहुत पतली है, थिन लेयर है।
तो उसको कंजक्टिवा कहते हैं, ध्यान रखना। कई नाम आएंगे यहाँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंजक्टिवा कहलाती है, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरी उसकी। हमने पलकों की बात की, तो कुछ प्राणी ऐसे हैं जिनमें दो पलकों के अलावा एक पलक और होती है एक्स्ट्रा, राइट, एक अतिरिक्त पलक होती है, जैसे खरा है, राइट, खरगोश है, और एक खरा होता है, दोनों अलग अलग प्राणी हैं। तो खरे में जो है निमेशक पटल, खरे में एक अतिरिक्त पलक, निमेशक पटल, जिसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। खरे में एक अतिरिक्त पलक, निमेशक पटल पाई जाती है, ठीक है, पाई जाती है। अब बात करते हैं मानव के अंदर। मानव में जो हमारी पलक है उसके नीचे से, ठीक है, उसके नीचे से एक अवशेषी पलक, ये जो है यहां पर विकसित प्रकार की है, निमेशक पटल जिसे कह रहे हैं। ध्यान रखना, मानव में इसे निमेशक पटल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि ये अवशेषी है। तो इसीलिए मैं आपको ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ध्यान रखना बेटा। वैसे तो हम सामान्यतः पढ़ लेते हैं नेत्र को, लेकिन ये बहुत जरूरी पॉइंट्स जो है आपको बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ने हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं हम इसमें, कंजक्टिवा अलग है, निमेशक पटल अलग है, राइट। तो मानव में ये जो निमेशक पटल है ये क्या होता है? अवशेषी, इसको अपन कहेंगे अवशेषी निमेशक पटल पाया जाता है, जिसे क्या कहेंगे? जिसे प्लीका सेमील्यूनेरिस कहते हैं। तो ये यहां से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको याद रखना है बेटा। मानव में अवशेषी निमेशक पटल होता है, ध्यान रखना, मानव में अवशेषी निमेशक पटल होता है जिसे प्लीका सेमील्यूनेरिस कहते हैं, तो दो पॉइंट्स यहां पर आपको जरूर याद रखने, कंजक्टिवा और निमेशक पटल। तो ये जो निमेशक पटल है, जैसे खरा में अपन ने कहा विकसित होता है, या कुछ और प्राणी हैं उनमें भी ये पाया जाता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये दरअसल में क्या होता है, पलक खुली है उसके बाद भी आंखों के ऊपर आता है, और उसको, जैसे पानी में कुछ जीव होते हैं तो पलकें खुली होंगी भाई, पानी में जब तैरेगा जीव तो पलकें तो खुली होगी ना उसकी, और उसके ऊपर एक जो है, जैसे चश्मा पहन के अपन जो गोगल्स होते हैं पानी में तैरने के लिए, ऐसे उसका काम करती है और उसको कवर करती है। ठीक इसी प्रकार खरे में ये जो है मिट्टी धूल से उसको बचाती है, लेकिन मानव के अंदर ये अवशेषी है और इसीलिए इसको नाम दिया अलग से प्लीका सेमील्यूनेरिस, ठीक है, क्योंकि मानव में जो है सक्रिय पलकें हैं और इतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मानव में हमने पढ़ा बहुत सारे अवशेषी अंग होते हैं और उन्हीं में से एक है निमेशक पटल, राइट। आगे चलते हैं। इसके बाद हमने बात करते हैं कि जो नेत्र हैं उसकी जो गति है वो, उसके लिए कुछ पेशियां जिम्मेवार होती हैं। नेत्र की गति
पेशियों, या हम उन्हें कहते हैं रेक्टस, रेक्टस पेशियों पर, रेक्टस पेशियों पर निर्भर करती है। अब भाई ये रेक्टस पेशी क्या आ गए, रिजु पेशियां। तो ध्यान रखना, नेत्र में, मानव नेत्र में, मानव नेत्र में 6 टोटल रिजु पेशियां हैं, जिनमें से चार जो होती हैं वो रेक्टस पेशियां कहलाती हैं। 4 को हम कहते हैं 4 रेक्टस पेशियां, जबकि दो तिरछी पेशियां होती हैं। अब आप कह रहे हैं कि साहब जो रेक्टस पेशियां हैं वो क्या करती हैं, वो मानव नेत्र की जो गति है उसको जो है उसको निर्धारित करती है, मानव नेत्र की जो गति है उसको निर्धारित करती है, और उसी के द्वारा जो है वो यानी मूवमेंट करती है, कब नेत्र जो है हमारा किधर देख रहा है, इस बात का निर्धारण जो है वो रेक्टस पेशियां करती हैं। तो रेक्टस पेशियां 6 हैं, 4 तो रेक्टस पेशियां हैं, 2 जो हैं तिरछी पेशियां कहलाती। तो किस प्रकार काम करती है, अभी यहां पर हम एक चित्र बना के आपको समझाएंगे। देखो, पहले हम नाम लिखते हैं कौन कौन सी 4 रेक्टस पेशियां हैं। तो एक होती है अग्र रेक्टस, इसको अग्र को ही बाह्य रेक्टस पेशी भी कह देते हैं, बाह्य रेक्टस पेशी, ठीक है। दूसरी जो है वो कहलाती है मध्य रेक्टस, या इसको हम कह देते हैं अंतः रेक्टस पेशी। तीसरे प्रकार की जो है वो कहलाती है उत्तर, या इसको हम कहते हैं सुपीरियर, राइट, सुपीरियर रेक्टस पेशी। नंबर 4 है अधो मतलब नीचे, इसको हम कहते हैं इंफीरियर, ठीक है, इंफीरियर रेक्टस पेशी, इंफीरियर रेक्टस पेशी, समझ में आ रहा है, रेक्टस पेशी, इंफीरियर रेक्टस पेशी। अभी हम एक चित्र बना के समझाएंगे, पहले एक बार नाम देख लेते हैं, बस अपन को नाम याद रखना है इनका कि मानव नेत्र में कौन कौन सी रेक्टस पेशियां हैं। इसके अलावा 2 तिरछी पेशियां हैं जिनको हम 5वें नंबर पर बताते हैं कि ये जो है उत्तर, अब ये लास्ट वाली है, इन्हीं की तिरछी पेशियां होती हैं, इनके नाम से उत्तर तिरछी तिरछी पेशी, ठीक है। और छठी जो है उसको हम कहेंगे अधो तिरछी पेशी। अब याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अग्र या बाह्य रेक्टस पेशी, मध्य या अंत्य रेक्टस पेशी, उत्तर ऊपर की जो ओर होती है उसे उत्तर सुपीरियर रेक्टस पेशी, और अधो नीचे वाली को अधो इंफीरियर रेक्टस पेशी, उत्तर तिरछी और अधो तिरछी। अब देखिए कैसे समझना है इसको। हम जानते हैं हमारी आंखें होती हैं, उनकी गति का निर्धारण गति करती हैं। हम देखते हैं, कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। एक्सरसाइज भी करते हैं आंखों की, तो ऊपर नीचे आंखों को गोल गोल घुमाना, 300 डिग्री पर घुमाना, ये सब किसके कारण हो रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई मसल्स होगी, तो उन्हीं मसल्स की बात कर रहे हैं। तो वो मसल्स 6 हैं, किस प्रकार काम करेगी देखो। यहाँ इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। ये एक मान लो नेत्र का जो है हमने आई ऑर्बिट गोलक है, ठीक है, ये समझ लेते हैं नेत्र गोलक है। और ये मान लो इसका हम मान लेते हैं
आंखों का जो है हमारा आगे का ये पुतली हो गई और यहाँ उपतारा हो गया, ठीक है, ये उपतारा हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए आप एक जो है वो यहाँ होती है और एक पीछे से आ रही है, बगल से। देखिए एक उत्तर रेक्टस पेशी, ठीक है, एक अधोरेक्टस पेशी, अधोरेक्टस पेशी, और यहां पर आप देख रहे हैं ये तिरछी हो जाएगी, ये तिरछी ऑब्लिक, ये तिरछी रेक्टस पेशी। तो अब आप देखिए यहां पर ये एक नेत्र को, जैसे घोड़े की लगाम होती है ना, ऐसे समझ लीजिए घोड़े की लगाम होती है। अगर घोड़े को हमें इधर घुमाना है राइट साइड में, तो इधर वाली लगाम को खींच देंगे, इधर वाली को ढीली छोड़ देंगे। इधर घुमाना है तो इधर, ऊपर करना है तो ऊपर नीचे। तो ये इसके लिए अलग अलग पेशियां हैं। तो आप देखिए यहां पर, अब आप ध्यान से समझिए, ये देखिए ये जो अपन बात कर रहे हैं, यहां पर हमने बात की अंत्य और बाह्य, ठीक है। तो ये देखिए दोनों तरफ साइड में होती हैं, ठीक है। ये ऊपर और नीचे जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अधो और उत्तर रेक्टस पेशी, और ये ऑब्लिक तिरछी, तिरछी भाई तिरछी में तो आंख को हमें मूवमेंट करनी है ना, आई बॉल को, तो ऊपर नीचे, पार्श्व में और तिरछी। तो उसके लिए यूं कह सकते हैं कि दो दो जो है पेयर्स में जो है मसल्स होती हैं, और ये कुल मिला के 4 रेक्टस पेशी और 2 तिरछी पेशियां जो है वो मानव नेत्र की गति का निर्धारण करती हैं। तो ये जो है रेक्टस पेशियां हैं, रेक्टस पेशी। डायग्राम हमें नहीं बनाना है, ध्यान रखना, केवल समझने के लिए बताया किस तरह से। तो नेत्रों को जो है गति को मूवमेंट करने के लिए हमारे नेत्रों में 6 पेशियां होती हैं, जिनमें 4 रेक्टस पेशी होती है और 2 तिरछी रेक्टस पेशियां होती हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नेत्र की जो गति है। अब यहां से जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि यदि मानव नेत्र की जो गति है, मानव नेत्र की गति सही प्रकार नहीं हो रही है, या मानव नेत्र की जो पेशियां हैं जो उसकी गति का निर्धारण करती हैं वो सही काम नहीं करती हैं, तो कौन सा रोग हो जाता है, कौन सा रोग। अब आप कहेंगे सर रोग कौन सा है, तो वो रोग जो है वो कहलाता है, दैट इज भेंगापन। भेंगापन नाम सुना होगा, भेंगापन। तो यहां पर जब ये नेत्र पेशियां सही तरह से काम नहीं करती है, मान लीजिए एक पेशी काम कर रही है, दूसरी नहीं कर रही है, तो आपको पता है हमारी जो आंखें हैं वो एक आंख इधर देख रही है तो दूसरी आंख इधर देख रही है, या हम कह सकते हैं इधर देख रही है तिरछा, कोई आगे या पीछे। जब तक हमारी आंखें दोनों एक तरफ नहीं देखेंगी तब तक प्रतिबिंब का निर्माण सही नहीं होगा। दूसरा हमारा जो चेहरा है वो एक प्रकार से एबनॉर्मल लगेगा, असामान्य लगेगा। तो कुछ प्राणियों के अंदर, कुछ बच्चों में या बड़ों की, किसी को भी हो सकता है, तो ये जो मांसपेशियां हैं वो काम नहीं करती हैं, तो उससे ये जो तिरछापन जो आंखों की गति के अंदर हमें दिखाई देता है, वास्तव में उसे हम भेंगापन कहते हैं, भेंगापन, राइट। तो ये याद रखना है, भेंगापन एक प्रकार से नेत्र रोग है जो नेत्र की रेक्टस पेशियों के कारण होता है, और प्रारंभ में इसका इलाज हो सकता है, कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती हैं, उनसे ये ठीक हो सकता है। तो इसलिए हमें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए आंखों की, जिससे हमारी ये मांसपेशियां सही तरह से काम करें, लचीली रहें, जिससे हमें ये जो रोग है उसका सामना नहीं करना पड़े। तो ये ध्यान रखने की बात है कि भेंगापन जो है एक नेत्रों में रोग है, एक प्रकार का विकार है जो रेक्टस पेशियों के या जो नेत्र की जो पेशियां हैं उनके सही प्रकार से काम नहीं करने के कारण होता है, उनके नहीं करने के कारण संभव यानी रोग हो जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि जो नेत्र है
नेत्र के अंदर आप जानते हैं हमारे मानव नेत्र के अंदर जो दृष्टि होती है उसकी किस प्रकार, वो हम आगे के उसमें वीडियो के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने बात की कि मानव में एक जोड़ी नेत्र हैं जो नेत्र गोलक के अंदर बंद होते हैं, और नेत्र गोलक का जो भाग है वो 4/5 भाग अंदर होता है, जबकि कुछ भाग जो है बाहर दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं जो बाहर जो भाग दिखाई देता है, ठीक है, जो नेत्र, अगर हम पलकों से बाहर की बात कर रहे थे तो ये जो भाग दिखाई देता है, ठीक है, ये कॉर्निया कहलाता है, ठीक है, कॉर्निया। तो इसकी हम बात करेंगे, ये नेत्र की जो परत होती है उसी का भाग है जो पारदर्शी होता है, और जो नेत्र की जो सबसे बाहर वाली परत होती है उसी का हिस्सा होता है। तो ये हम आंतरिक संरचना में पढ़ेंगे। तो आज हमने देखा कि जो नेत्र है उसकी बाह्य संरचना किस प्रकार बनी हुई है, उसमें कौन कौन से जो है यहाँ पर आपको दिखाया कि नेत्र ऑर्बिट होते हैं और वो कितना भाग जो है बाहर होते हैं, कितना अंदर होते हैं। नेत्र के अंदर पेशियां कौन कौन सी हैं, प्लिका सेमी ल्यूनेरिस क्या होता है, निमेशक पटल क्या होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेंगे जिसमें हम नेत्र की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।